Hello students. So let us start JEE Main 2022 all PYQs of chapter Center of Mass. ठीक है, अप टू 2021 ऑलरेडी दूसरे वीडियो में अवेलेबल है. So question number 62. A block of mass 10 kg starts sliding on the surface with an initial velocity 9.8 meter per second. The coefficient of friction between the surface and the block is given. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अब हालांकि ये क्वेश्चन जो है लॉज ऑफ मोशन का है. ठीक है, गलती से इधर आ गया है. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. तो इस सेम ही सब सिलेबस. देखिए, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg. ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड. देखिए, इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा उसकी वजह से जो इसके ऊपर रिटार्डेशन आएगा, तो उस रिटार्डेशन को हम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं म्यू इंटू जी. ठीक है ना. मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय फ्रिक्शन इज म्यू जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर ये रिटार्ड हो रहा है तो म्यू जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हम म्यू जी की वैल्यू सीधे सीधे मेंशन कर दें तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी है 9.8, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है. तो ये ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना डिस्टेंस चलेगा? तो वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a एंड s. तो यहाँ से s का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ये हो जाएगा 9.8 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई सिंपली 10. तो ये 9.6 के आसपास आता है. 9.6 के आसपास आता है ये वैल्यू. अच्छा, म्यू जी हमको जी लेना चाहिए था 9.8, तो 9.8 आ जाता. खैर ठीक है, छोड़ो, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना, जी का वैल्यू 9.8 ले लोगे तो एग्जैक्ट 9.8 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में, a uniform chain of 6m length is placed on the table such that a part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. The coefficient of static friction between the chain and the surface of the table given है. The maximum length of the chain hanging from the table. तो देखिए, टेबल के ऊपर फ्रिक्शन है, 6 मीटर इज द मैक्सिमम लेंथ, और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग ओवर द टेबल. तो देखो, मैक्सिमम लेंथ जो हैंगिंग पॉसिबल है वो इस तरह से होगी कि इस हैंगिंग चेन की वजह से जो वेट आएगा वो वेट इस सरफेस पे रखी हुई चेन के ऊपर लगने वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन को बैलेंस कर ले. तो इसकी लेंथ है 6 - x. तो लेट अस से कि भाई इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा अगर हम इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा ले लें तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू इसका मास इंटू जी, और इसका हैंगिंग वाले का मास बनेगा x इंटू लैम्डा हो गया मास इंटू जी. तो ये बस ये दोनों वैल्यूज हमें इक्वल कर देनी है. म्यू की जगह 0.5, 6 - x इज इक्वल टू एक्स. तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू 2 मीटर आ जाएगी. दैट मीन्स इस केस में 2 मीटर पार्ट कैन बी हैंगिंग ओवर दी टेबल. क्वेश्चन नंबर 64 में, अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम is 10 I cap plus 5 J cap. The position of the object at t equal to 2 seconds after starting from rest निकालना है. तो ये भी अगेन सीधा सीधा लॉज ऑफ मोशन का ही दिख रहा है. मास इसका है 0.1 kg. और इसके ऊपर जो फोर्स एप्लीकेबल है वो दिया हुआ है 10 I cap प्लस 5 J cap. ठीक है, तो एक्सीलरेशन अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा F/m. तो ये बन जाएगा 100 I cap प्लस 50 J cap. ठीक है, अब पोजीशन हमको निकालनी है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज R इज इक्वल टू U इंटू टी प्लस हाफ A इंटू टी स्क्वायर. तो यू टी तो जीरो ही है, हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं. तो हाफ टी स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर है. तो ये 100 I कैप प्लस 50 J कैप है. तो इसमें 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 200 I कैप प्लस 100 J कैप हो जाएगा. तो इसने कहा A/B क्या होगा. तो यहाँ से देखोगे तो A/B की वैल्यू भी, भाई ये A है और ये B है, तो A/B की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है,
65 में a block of mass 200 gram is kept stationary on a smooth inclined plane by applying a minimum horizontal force. The value of x is, तो देखो मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट का मतलब ये हुआ कि इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ है, ठीक है ना। अच्छा स्मूथ सरफेस है तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं, स्मूथ सरफेस है तो बस सीधे सीधे बैलेंस ही कर देना है भाई, आपका नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एम जी कॉस 60 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा एम जी साइन 60, और ये आपका एफ लग रहा है, एफ के लिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो वी कैन सिंपली से कि एफ का जो साइन 60 कंपोनेंट है अलोंग द इंक्लाइन वो एम जी साइन 60 को बैलेंस कर ले। सॉरी ये वाला एंगल 60 बनेगा, ये वाला 30 होगा, तो एफ का कॉस 60 कंपोनेंट जो है वो एम जी साइन 60 को बैलेंस कर ले, तो एफ की वैल्यू एम जी √3 आ जाएगी, तो एम जी √3 हो जाएगा 0.2 इंटू 10 इंटू √3, तो ये 2√3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √12, तो इसका आंसर 12 बन जाएगा एक्स का वैल्यू। An object is thrown vertically upwards at the maximum height. Which of the following quantity becomes zero? तो देखो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ग्राउंड ले रहे हैं तो वो नॉन जीरो बनेगी। मैक्सिमम हाइट पे फोर्स भी जीरो नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर एम जी लग रहा है। मैक्सिमम हाइट पे एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा विच इज इक्वल टू जी, तो मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो 66 ऑप्शन ए इज करेक्ट। 67 इन द अरेंजमेंट A1 A2 A3 A4 M1 M2 M3 M4 के एक्सिलरेशन है उनमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे टेंशन से, मान लेते हैं यहाँ टेंशन टी और टी है, यहाँ पे टेंशन 2T है तो यहाँ भी 2T होगा, और इधर 4T है तो इधर भी 4T होगा, और इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, एंड वर्चुअल वर्क मेथड से हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ टी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल दी बॉडीज ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम के हर एक पॉइंट पे हम ये पर्टिकुलर पॉइंट को क्वांटिटी को जीरो कर सकते हैं। अब अगर कहीं पे थीटा नहीं आ रहा है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा एक्सेलरेशन, तो इसको लिखेंगे हम लोग। अब ऐसे देखना, इसका एक्सेलरेशन अगर हम A1 ऊपर ले लें, इसका एक्सेलरेशन A2 इधर ले लें, इसका A3 इधर ले लें, और इसका A4 इधर ले लें, तो ध्यान से देखिएगा टेंशन और एक्सीलरेशन का जो डॉट प्रोडक्ट है, तो सभी ब्लॉक्स के लिए टेंशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 4T इंटू A1 प्लस 2T इंटू A2 प्लस T इंटू A3 एंड प्लस T इंटू A4 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4। 68 में a batsman hits back a ball of mass 0.4 kg in straight in the direction of the bowler without change in initial speed of 15। तो मतलब देखना एक m मास का बॉल है, वो 15 मीटर पर सेकेंड से बैट से टकराया और विदाउट चेंज इन स्पीड, यानी उसको उसने 15 मीटर पर सेकेंड से रिवर्स डायरेक्शन में भेज दिया, तो इम्पल्स बताना है, तो इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। अब अगर कोई बॉडी एमवी से आ रही है और एमवी से पीछे चली गई तो चेंज इन मोमेंटम 2mv बनेगा, तो 2mv इसका इम्पल्स भी हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.4 इंटू वी, तो यहाँ से देख लीजिए ये 12 न्यूटन सेकंड के आसपास आ जाएगा, 68 का आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। 69 ऑफ a system of 10 balls each of mass 2 kg are connected via massless and stretchable string. The system is allowed to slip over the smooth table as shown in the figure. Tension on the string between 7th and the 8th ball when 6th ball just leaves the surface। अब देखो 6th बॉल जब यहाँ से निकलेगी तो इसका मतलब है कि 6 बॉल हैंगिंग हो गई हैं और 4 बॉल हैं जो इस टेबल के ऊपर है, तो इस सिस्टम को हम थोड़ा इक्विवेलेंट फॉर्म में इस तरह से बना लेते हैं, अगेन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा ये। देखिए 6 बॉल्स अगर हैंगिंग हैं
तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल मास हो गया 6m। और सेवेंथ बॉल कहाँ होगी, तो सेवेंथ बॉडी जो है वो जस्ट इसके यहाँ पास में होगी, ये हो गई सेवेंथ। और एट्थ नाइन टेंथ को भी हम एक साथ कंबाइन कर दे रहे हैं, तो एट्थ नाइन टेंथ को अगर कंबाइन करेंगे तो ये 3m हो जाएगा। और हमें टेंशन इस थ्रेड में निकालना है जो सेवेंथ और एट्थ नाइन्थ टेंथ को ज्वाइन कर रहा है, सेवेंथ और एट्थ को ज्वाइन कर रहा है। तो देखो अगर ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये दोनों भी ए एक्सीलरेशन से ही आगे जा रहे हैं। और ऐसे केस में स्मूथ सरफेस है, इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 6m के हिसाब से 6mg, एंड टोटल मास हो जाएगा 10m। तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा 3g/5। अब अगर एक्सीलरेशन 3g/5 है तो हम सिर्फ अगर इस 3m वाले ब्लॉक को देखें तो इस 3m वाले ब्लॉक को चलाने वाला है इस पे लगने वाला टेंशन, और यही टेंशन हमको फाइंड करना है। तो केवल 3m का एफबीडी से हम बोल सकते हैं कि T = 3ma। तो m की वैल्यू रख दीजिए 2, a की वैल्यू लिख दीजिए 30/5। तो ये देख लो कितना आएगा 36 न्यूटन आ रहा है। ठीक है। Question number 70. A system of two blocks 2 kg and 8 kg is placed on a smooth table as shown. Coefficient of, ये table smooth है, coefficient of static friction between the blocks, between the blocks हमको coefficient दिया हुआ है 0.5. The maximum horizontal force that can be applied to the block of mass m, capital M, so that the blocks move together. देखिए जो छोटा वाला ब्लॉक है, सीधे सीधे हम ऐसे ब्लॉक्स को देखेंगे जिनको चलाने वाला एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जिनको फ्रिक्शन चला रहा है। इसके ऊपर फ्रिक्शन F आगे लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन F पीछे लगेगा while they are moving। तो इसके ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो होगा Fs max, उसको हम लोग लिखेंगे म्यू एम जी। और म्यू एम जी को अगर हम m से डिवाइड करेंगे तो उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन म्यू जी के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब तक सिस्टम का एक्सीलरेशन म्यू जी पहुंचेगा तब तक दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे। म्यू जी का मतलब हो गया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो म्यू जी का एक्सीलरेशन होने के लिए एफ कितना लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाती है, अगेन ये m+m हो जाएगा 10, तो ये 50 न्यूटन के अप्रॉक्स आ रही है। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 70 में। वो उन्होंने जी का वैल्यू 9.8 लिया है इसलिए 49 का फिगर है। ठीक है। नेक्स्ट 71 में two blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed on the same straight line with coordinate 0 0 and x0। देखिए ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट हो गया x, 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, यहाँ पे रखा हुआ है 10 kg, यहाँ पे रखा हुआ है 30 kg। आगे पढ़िए। The block of 10 kg is moved on the same line through a distance of 6 centimeter towards the other block। तो हमने इसको इधर ले गए कितना, 6 सेंटीमीटर। The distance through which block of 30 kg must be moved to keep the position of center of mass of system unchanged। तो देखो अगर हम चाहते हैं दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम ही जगह रहे जहां पहले था, तो अगर ये राइट में गया है तो डेफिनेटली इसको x सेंटीमीटर लेफ्ट में जाना चाहिए। और वैसे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज m1x1 मस्ट बी इक्वल टू m2x2। यानी 10 kg वाला अगर 6 सेंटीमीटर गया है तो 30 वाले को x जाना चाहिए, तो x का वैल्यू सीधे सीधे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा और लेफ्ट में आना चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द 10 kg ब्लॉक। तो 71 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। 72. What percentage of kinetic energy of a moving particle is transferred to a stationary particle when it strikes the stationary particle of 5 times of its mass? तो देखिए एक पार्टिकल है m मास और ये आ रहा है लेट से v0 वेलोसिटी से, और ऐसे पार्टिकल से कोलाइड होने जा रहा है जिसका मास है 5m एंड इट इज एट रेस्ट। कोलिजन इलास्टिक है तो हमको पहले कोलिजन सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट से इसका फाइनल वेलोसिटी v1 है, इसका फाइनल वेलोसिटी v2 है। तो पहले इसमें लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लिखेंगे mv0 इज इक्वल टू mv1 प्लस 5mv2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, m तो कैंसिल हो जाएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये बनेगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये बनेगा v0।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, V2 चाहिए हमको। तो ये आएगा 2V0 इज इक्वल टू 6V2। देखिए, तो V2 की वैल्यू आ रही है V0/3। अब देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल 2 की आफ्टर कोलिजन है 12m/5m/v²। तो ये हो गया V0/3 का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पार्टिकल 1 की कितनी थी? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 12m/v²। जरा इनका रेशियो निकालिए, कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। तो हाफ कैंसिल, m कैंसिल, V0² कैंसिल, ये आएगा 5/9 और ये आएगा 1। तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज बन जाएगा। 5/9 इंटू 100, तो ये 55% आ रहा है। 72 का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 55%, 55.55। ठीक है। 73, a mass of 10 kg is suspended vertically by a rope of length 5 meter from the roof। ठीक है। A force 30 Newton is applied at the middle point of the rope in the horizontal direction। तो देखिए, अगर कोई फोर्स हमने अप्लाई किया है ना मिडिल पॉइंट पे, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, वो जो स्ट्रिंग है वो अपने वर्टिकल पोजीशन से, ये उसकी वर्टिकल पोजीशन थी, इस वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा टिल्ट हो जाएगी। और इस डायरेक्शन में इसके ऊपर वेट लग रहा है। वेट कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 10 kg। 10 kg का मतलब हो गया 100 Newton। द एंगल बाई दी अपर हाफ वर्टिकल से जो बनाएगी, ये वाला एंगल पूछा हुआ है। हम्म। तो देखिए, ये एंगल भी हम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल थीटा है, इधर इसको टी ले लेते हैं। तो देखिए, टी साइन थीटा 30 के इक्वल होगा और टी कॉस थीटा 100 के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ से हम टेन थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 0.3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1। तो हमको यही निकालना है, एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है। 74, a man of 60 kg is running on a road and suddenly jumps into a stationary trolley of car 120 kg। ठीक है। तो देखिए, there is a man running, कितना है? 60 kg, and let's say he is running at a speed V0 and suddenly he jumps on a trolley which was at rest, and trolley का मास दिया हुआ था 120 kg, and then the trolley car starts moving with velocity this। तो इसका मतलब है कि जंप आफ्टर जंप ये मैन इसी के ऊपर आ गया। ठीक है ना। तो ये मैन हो गया 60 kg, ट्रॉली हो गई 120, और ये दोनों मिलके कितने स्पीड से जा रहे हैं? ये दोनों मिलके 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। तो हम सीधे सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। तो 60 × V0 इज इक्वल टू 180 × 2। तो यहाँ से V0 की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ रनिंग मैन वॉज 6 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसका आंसर शायद कुछ और दिया हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 6 आएगा। ठीक है। और कुछ करना नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 75, अ बॉडी ऑफ मास एम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन दी थ्री पीसेस in the ratio 1:1:2। Two smaller pieces flies off perpendicular to each other with velocity 30 and 40, then the velocity of third piece। तो देखो, अगर इनिशियली कैपिटल एम रेस्ट पे है ना, तो इसका मतलब है कि उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो उसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। ठीक, इसको ऐसे समझ लो। तो ये m/4 है, ये m/4 है, और ये m/2 है। उसने बोला है ना 1:1:2। तो एक m/4 इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, एक m/4 इधर जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, v हम लोग लेट कर लेते हैं। बट इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही है, फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। तो देखो, m/4 × 30 i कैप लिखेंगे, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और 2D में काम चल रहा है। m/4 40 j कैप एंड प्लस m/2 इंटू वी वैक्टर।
दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से m कैंसिल, ठीक है, और 4b अगर हम कैंसिल करेंगे तो इसमें 2 ऊपर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो v वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 15 आई कैप और माइनस 20 जे कैप। तो अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो 75 का आंसर बी वाला करेक्ट है। ठीक है। 76, a block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate 1 kg per second. तो देखो 1 kg per second हो गया इसका dm by dt. dm by dt is 1 kg per second at a speed 10 मीटर पर सेकेंड, देन द इनिशियल एक्सीलरेशन। तो देखो इसको हम लोग, इससे हम लोग निकाल सकते हैं थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्ट एक्सप्रेशन है dm बाई डी टी इंटू वी, और ये थ्रस्ट फोर्स आया वहीं से है। mv को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स बन जाएगा, प्रोवाइडेड v कांस्टेंट और m वेरिएबल है। एंड थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 kg पर सेकेंड इंटू 10, और यही उस 2 kg ब्लॉक को a एक्सीलरेशन दे रहा है। तो a का वैल्यू सीधे सीधे 5 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगेन वेरी सिंपल। 77, two billiards balls of mass 0.05 kg each moving in opposite direction with 10 meter per second collide and rebound with the same speed. If the time of duration of the contact दिया हुआ है then the force exerted। तो देखिए 10 से आई बॉल और 10 से वापस लौट गई, तो चेंज इन मोमेंटम बनेगा 2mv। तो 2 इंटू 0.5 इंटू वी, तो ये कितना आएगा, तो ये 0.5, तो ये 1 न्यूटन सेकेंड आया। लेकिन अगर हमें फोर्स चाहिए तो फोर्स के लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी तो 1 है, डेल्टा टी है 0.005। तो अगर आप 0.005 से डिवाइड करोगे तो देखिए ये 200 न्यूटन आ जाएगा। बी ऑप्शन 77। 78, three identical spheres each of mass m are placed at the corners of a right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 3 सेंटीमीटर। तो एक कैपिटल एम यहाँ पे है, एक कैपिटल एम यहाँ पे है, और एक कैपिटल एम यहाँ पे है। तो ये 3 मीटर की साइड है और ये 3 मीटर की साइड है। टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स एट ओरिजिन, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बताना है। तो देखो 0 0 ले लीजिए, 3 0 ले लीजिए, और 0 3 ले लेते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो आर सी एम को हम सीधे सीधे लिखेंगे। पहले वाला एम तो हो गया 0, दूसरे वाले एम के लिए लिखेंगे 3 आई कैप, और तीसरे वाले एम के लिए लिखेंगे 3 जे कैप, एंड डिवाइडेड बाई 3m। तो m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये √2 आ जाएगा 78। अगेन एक्स का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है। 79, a ball of mass 0.15 kg hits the wall with a speed 12 and bounces back without change in its initial speed। तो अगेन जैसे अभी ऊपर किया था क्वेश्चन, इसमें टाइम पूछा हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम अगर v स्पीड से कोलाइड हो रही है और v स्पीड से वापस आ रही है तो ये हो गया 2mv। तो 2 इंटू 0.15 इंटू 12, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 2 इंटू 0.15 इंटू 12, तो ये बनेगा 3.6 न्यूटन सेकेंड। और फोर्स कितना दिया है, फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, तो फोर्स को हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा 3.6 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको डेल्टा पी की वैल्यू 0.036 सेकेंड मिल जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन 79 का करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड हिट्स टू डिफरेंट वॉल्स एंड कम्स टू रेस्ट विद इन 3 सेकेंड विद इन 5 सेकेंड। मतलब एक बार वो एक वॉल पे टकरा रहा है तो 3 सेकेंड में रेस्ट पे आ रहा है, दूसरी बार दूसरी वॉल पे टकरा रहा है तो 5 सेकेंड पे रेस्ट पे आ रहा है। तो अब ये बताओ टाइम ड्यूरेशन अलग होने की वजह से क्या होगा। देखिए मोमेंटम चेंज होता है
एम इंटू वी माइनस फाइनल जीरो। चेंज इन मोमेंटम में कहीं पे भी टाइम नहीं आता है, और चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स। समझ लेना, कोई कंफ्यूजन मत रखना। हाँ, जब हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स को हम लोग लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन जिससे हम डिवाइड करेंगे वो डिसाइड करेगा कि फोर्स कितना है। और टाइम ड्यूरेशन आप देखो ध्यान से, तो 3 सेकेंड वाली टाइम ड्यूरेशन कम है, तो उस केस में एवरेज फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो 80 में ऑप्शन बी वाला आएगा, इम्पल्स इज सेम बट एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट। ठीक है ना। 81, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ अ वन डायमेंशनल रॉड ए बी। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग फंक्शन के लिए, और रॉड का ही सेंटर ऑफ मास हमेशा वो निकलवाते भी हैं। जैसे ये एक्स इक्वल टू जीरो एंड है, ये एक्स इक्वल टू एल एंड है, और एक्स इक्वल टू एक्स पे हमको डेंसिटी दी हुई है। हालांकि लैम्डा दिया होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, लैम्डा ही है वो, क्योंकि उसकी यूनिट केजी प्लस पर मीटर है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डी एक्स विथ का एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है। इस डी एक्स विथ के एलिमेंट को ही हम लोग बोलेंगे डीएम। तो डीएम की वैल्यू हो जाएगी रो डी एक्स, और एक्स सी एम होता है इंटीग्रल एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। ठीक है। तो ये हो जाएगा रो नॉट, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रल 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये बनेगा, अगर हम इसको जीरो से एल इंटीग्रेट करते हैं, ऊपर आएगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल की पावर 4 अपॉन 4 एल स्क्वायर, एंड नीचे आएगा एल माइनस एल क्यूब अपॉन 3 एल स्क्वायर। देखो, तो ऊपर 1/4 बचेगा, इनफैक्ट L/4 बचेगा, और नीचे 2/3 बचेगा। तो ये 3L/8 आ रहा है। ठीक है, 3L तो मैच कर रहा है, इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू 8 हो गया। यही क्वेश्चन आ रहा है हर बार, ये फंक्शन चेंज कर देते हैं बस। एंड 82 में टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो अगेन सीधा सीधा फॉर्मूला है, आर सी एम इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है। तो यहाँ से M1 की जगह हो जाएगा 1 × I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, और M2 हो जाएगा 3 - 3 I कैप -2J कैप और प्लस K कैप, एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी कि 4। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ I कैप है, यहाँ -9 I कैप है, तो -8 I कैप बचा। 4 से डिवाइड करेंगे तो -2 I कैप। इसके बाद ये 2J कैप है, और यहाँ -6J कैप है, +2J कैप है, यहाँ -6J कैप है, तो ये -4J कैप बचेगा, तो -J कैप। और K कैप है यहाँ पे, यहाँ 3K कैप है, तो ये भी +K कैप बचेगा। तो 82 में देख लीजिए ऑप्शन -2I, 82 में ए लिखा हुआ है, -2I - J प्लस के आ रहा है -2I। कहीं गलती की है, चेक कर लेते हैं फिर से। M1 R1 प्लस M2 R2। ठीक है भाई, ये I कैप है और ये 9 है, -9 है, तो -8 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। देन 2J कैप है, और 3 × -6J कैप है, तो -4J कैप बचेगा, तो -J कैप बचेगा। सही किया है, कुछ मिस्टेक होगी क्वेश्चन में ही। ठीक है ना। इसके ऑप्शन में ही हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि भाई इसको J कैप कर लो और इसको I कैप कर लो, -2I। ठीक है ना, इसका आंसर है कुछ।
देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा थोड़ा अलग, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब खाली मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा है कि मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का सेम होना चाहिए। तो देखिए अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें सिर्फ आर सी एम का, तो ये अंडर रूट ऑफ 4 + 1 + 1 यानी अंडर रूट 6 आएगा, और अंडर रूट 6 इन चारों में से ए ऑप्शन का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, सो दैट्स ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू।